Hello everyone. Welcome to the PW Kshitij batch for IIT JAM. My name is Dr. Ashish and today we will start the evolution. Okay? We will start the evolution, one of the topic from IIT JAM. तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. इसको स्टार्ट करेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई. तो आज का जो टॉपिक है वो एक स्टोरी के जैसा है. बिल्कुल हमें स्टोरी के जैसे उसको देखना है, स्टोरी के जैसे उसको मतलब सुनना है हम लोगों को उस टॉपिक को. तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन. और इवोल्यूशन में मैं मेंशन कर देता हूं सबसे पहले कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये रहने वाला है हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है. आपने जो टर्म देखी इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन होता क्या है उसको समझने के लिए देखें कि इवोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस बोल सकते हैं. और रिफाइन लैंग्वेज में बोले तो हम इवोल्यूशन को बोलेंगे ग्रेजुअल चेंज. क्या बोलेंगे? बोलेंगे ग्रेजुअल चेंज विद टाइम. टाइम के साथ साथ जो चेंज होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ही बोला जाता है इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन हो गया. और इवोल्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ अर्थ के अंदर क्या चेंज हुआ, यूनिवर्स के अंदर क्या चेंज हुआ, हमारी लाइफ पहले कैसी थी और अब जो लाइफ का कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है. तो उसके बाद हम शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से. ठीक है, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइफ क्या होती है. व्हाट इज लाइफ और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, कि लाइफ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आकार में बढ़ती है, विच इंक्रीज इन साइज, और हम बोल सकते हैं जो अपना साइज इंक्रीज करे, विच इंक्रीज इट्स साइज, जो अपना साइज इंक्रीज करे. अब तुम लोग बोलोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो साइज इंक्रीज करते हैं. जैसे कि हम बोले कि एक हीप ऑफ गार्बेज, एक कूड़े का ढेर होता है, वो आज छोटा है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो और बढ़ना शुरू हो जाता है. आप लोग बोलोगे कि वो भी लाइफ है, लेकिन लाइफ का केवल एक यही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसके अलावा लाइफ की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वो क्या क्या है कि विच रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोड्यूस करता है. तो क्या गार्बेज रिप्रोड्यूस करता है? हीप ऑफ गार्बेज वो नहीं करता है. नेक्स्ट पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ की, कि विच मेटाबोलाइज और विच शोज मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म शो करता है. तो ये वाली जितनी भी हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. ये सारी की सारी लाइफ की क्या है? ये है लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी. बढ़ते हैं आगे की तरफ. इवोल्यूशन हो गया कि इवोल्यूशन क्या होता है, लाइफ हो गया तो लाइफ क्या होता है वो भी हमने यहां पे मेंशन कर दिया, और लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने बता दिया है कि लाइफ की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आगे मेंशन करते हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में देख लेते हैं एक बार.
लेट्स सी अबाउट आवर यूनिवर्स। तो अगर आप यूनिवर्स को देखते हो या स्पेस को देखते हो तो आपको क्या दिखाई देते हैं? आपको दिखाई देते हैं स्टार्स, आपको दिखाई देता है सन, स्टार्स दिखाई देते हैं, सन दिखाई देता है आपको। तो हम बोले कि हमारा यूनिवर्स कब एग्जिस्टेंस में आया, और उसके लिए किसने बोला, किसने बताया कि जो है यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस कब हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस हुआ 15 बिलियन ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ वो हुआ 15 बिलियन ईयर्स अगो। और कैसे हुआ, इसके पीछे दो हाइपोथेसिस हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के पीछे, और वो हाइपोथेसिस क्या है मैं यहां मेंशन कर देता हूं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसकी है हाइपोथेसिस दो, जिसमें से एक का नाम है बिग बैंग। एक का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी, और दूसरे का नाम है कंडेंसेशन। दूसरे का नाम है कंडेंसेशन हाइपोथेसिस। बिग बैंग एंड कंडेंसेशन हाइपोथेसिस। बिग बैंग क्या बोलता है? बिग बैंग बोलता है कि आज से 15 बिलियन ईयर्स अगो, 15 बिलियन साल पहले कॉस्मिक क्लाउड्स था, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था यूनिवर्स के अंदर था? कॉस्मिक क्लाउड्स। अब आप बोलोगे कॉस्मिक क्लाउड्स क्या होता है? कॉस्मिक क्लाउड होता है, कॉस्मिक क्लाउड जो बना होता है वो बना होता है डस्ट से प्लस गैसेज से। इट इज मेड अप ऑफ डस्ट प्लस गैसेज। और ये डस्ट और गैसेज का एक क्लाउड था, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक एक्सपल्शन हुआ, एक्सपल्शन हुआ, दैट इज थर्मोन्यूक्लियर एक्सपल्शन। और उसके बाद क्या हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सपल्शन के बाद, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपल्शन के बाद जितने भी एडीज थे, जितने भी एडीज थे वो सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर चेंज हो गए। अब आप बोलोगे एडीज क्या थे? तो एडीज जानने से पहले हम देखेंगे कि कॉस्मिक क्लाउड्स के साथ एक्चुअली में क्या हुआ। सपोज करो दीज आर कॉस्मिक क्लाउड्स, cosmic clouds, these are the cosmic clouds and they are revolving, cosmic clouds are revolving around each other, they are revolving। और रिवॉल्विंग, जब ये रिवॉल्व कर रहे थे उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम एक एक्सपल्शन हुआ, बड़ा सा एक्सपल्शन। और एक्सपल्शन के अंदर क्या हुआ? जैसे कुछ पार्ट इसका था वो इधर आके रिवॉल्व करने लग गया, कुछ पार्ट इधर जाके रिवॉल्व करने लग गया, कुछ पार्ट इधर जाके रिवॉल्व करने लग गया। तो इनमें से एक पार्ट ऐसा था जिसने हमारा सोलर सिस्टम बनाया। इसमें एक पार्ट ऐसा था जिसने क्या किया? जिसने हमारा सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की। अब यहां क्या हुआ? कॉस्मिक क्लाउड रिवॉल्व हो रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? रिवॉल्व होते होते क्या हुआ? एक्सपल्शन हुआ, ये अलग अलग के अंदर डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद क्या हुआ? इसमें से एक ने, एक पार्ट जो यहां से अलग हुआ था उसने हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की। ठीक है, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की। सपोज करो ये वो वाला कॉस्मिक क्लाउड था जिसने हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की।
इसको मैं बना दूं कॉस्मिक क्लाउड। इस कॉस्मिक क्लाउड ने हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की। अब क्या था, ये वाला जो था ये भी एक हैवी बॉडी के चारों तरफ घूम रहा था। सपोज करो ये एक हैवी बॉडी है और ये कॉस्मिक क्लाउड्स जो थे इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे थे। अब रिवॉल्व करते करते इसके अंदर कुछ पार्ट्स, ठीक है, रिवॉल्व करते करते इसके अंदर कुछ पार्ट्स थे वो एक से अलग हो गए। सपोज करो ये वाला जो मिडल पार्ट था जिसके चारों तरफ ये लोग रिवॉल्व कर रहे थे, अब ये टुकड़ा अलग हुआ, ये टुकड़ा अलग हुआ, ये टुकड़ा अलग हुआ और ये टुकड़ा अलग हुआ। इन सबको बोला गया था एडीज। इनको बोला गया था एडीज। ये एडीज ऐसे घूमने लग गया, ये एडीज ऐसे घूमने लग गया, ये ऐसे घूमने लग गया और अगले वाला भी इस तरह से घूमने लग गया। पहले तो एडीज अलग हुए, अलग होने के बाद इनके साथ में जो भी पार्टिकल घूम रहे थे वो सारे आपस में क्या हो गए, कंडेंस हो गए। और कंडेंस होने के बाद उन्होंने किस चीज की फॉर्मेशन की, उन्होंने फॉर्मेशन की प्लैनेट्स की। दे फॉर्म आवर प्लैनेट्स, उसने हमारे प्लैनेट्स बनाए। और जो सेंटर के अंदर ये जो बॉडी दिख रही है, ये वाली जो बॉडी थी दैट वाज सन। जो बीच में बॉडी है वो है सन है, और बाकी जो रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर थे जो एडीज से अलग अलग हुए थे वो सारे के सारे इन सभी ने मिलकर हमारा क्या बनाया, इन सभी ने मिलकर हमारा बनाया सोलर सिस्टम। सो दिस वाज द सोलर सिस्टम, ये हमारा सोलर सिस्टम था। और ये अभी हमने जो पढ़ा ये है बिग बैंग थ्योरी। दिस वन इज द बिग बैंग थ्योरी। दिस वन इज द बिग बैंग थ्योरी। ओके, यहां से क्लियर है बिग बैंग। अब हम पीछे आते हैं। हमने बिग बैंग के बारे में बात किया। अब एक ये था जिसका नाम था कंडेंसेशन हाइपोथेसिस। कंडेंसेशन हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, यहां पे मेंशन करते हैं कंडेंसेशन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस बोलता है कि कॉस्मिक क्लाउड्स जो होते हैं, कॉस्मिक क्लाउड्स, ये बोलता है कि ये जो कॉस्मिक क्लाउड्स हैं जिसके अंदर गैस भरी रहती है, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भरे रहते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। दे ऑलवेज प्रेजेंट बट समटाइम दे गोट कंडेंस्ड। ये कंडेंस्ड होके क्या बनाते हैं, ये कंडेंस्ड होके बनाते हैं प्लैनेट्स, और ये कंडेंस्ड होके बनाते हैं स्टार्स। उसके बाद दोबारा से क्या होता है, ये फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। दे बिकेम डिसइंटीग्रेट, दोबारा से ये टूट जाते हैं, ये स्टार दोबारा से टूटते हैं और फिर से क्या बना देते हैं, ये फिर से बना देते हैं कॉस्मिक क्लाउड्स। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह है अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, कि कॉस्मिक क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, कंडेंस होते हैं, वो आपस में एक जगह आते हैं, कंडेंस होने के बाद वो बनाते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स, और प्लैनेट्स और स्टार्स दोबारा से डिसइंटीग्रेट होते हैं और वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं कॉस्मिक क्लाउड्स। तो यहां से दो चीजें क्लियर हो गई, हमें पता चल रहा है कि यूनिवर्स कैसे बना। और बिग बैंग हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन जो है वो 15 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। तो 15 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। इसमें कुछ चीजें मेंशन कर देते हैं। सन जो कि हमारा सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है,
सन जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, इसका जो टेम्परेचर होता है, सरफेस का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर इसका अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस होता है. दिस वन इज द सरफेस टेम्परेचर. सरफेस का टेम्परेचर सन का होता है 6000 डिग्री सेल्सियस. इसकी इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस. इसका जो रेडियस होता है वो होता है 13,84,000 किलोमीटर जो है वो इसका रेडियस है. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी सन के बारे में कि सन का जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो उसका इनर टेम्परेचर होता है, कोर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और सन का जो रेडियस होता है वो होता है 13,84,000 किलोमीटर. दिस इज अबाउट सन. यह है सन के बारे में. अर्थ की बात कर लें, लेकिन अर्थ की बात करने से पहले हम अपने टॉपिक को आगे मूव करवाते हैं. अब ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं. ठीक है, दिस इज ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ. जैसे हमने लास्ट में देखा, पीछे हमने देखा कि बिग बैंग हुआ. बिग बैंग के बाद सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई, और सोलर सिस्टम से अर्थ की कैसे फॉर्मेशन हुई, और अर्थ की फॉर्मेशन के बाद क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो जैसा हमने बताया कि सोलर सिस्टम के अंदर अलग अलग सारी की सारी एडीज अलग अलग हो गई थी, और अलग अलग होने के बाद उसके चारों तरफ जो भी मटेरियल था, मटेरियल क्या था, सपोज करो कॉस्मिक क्लाउड्स थे, कॉस्मिक क्लाउड्स. और कॉस्मिक क्लाउड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, कॉस्मिक क्लाउड्स के अंदर जो चीज प्रेजेंट थी वो थी गैसेज. और क्या प्रेजेंट था, प्लस डस्ट. ये चीजें कॉस्मिक क्लाउड्स के अंदर थी प्रेजेंट, गैसेज और डस्ट. अब ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ. कुछ कॉस्मिक, जैसे ये एडीज आई थी, अभी अर्थ की फॉर्मेशन होने वाली है, ये एडीज थी. एडीज का मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा, उसके चारों तरफ कॉस्मिक क्लाउड्स घूम रहे हैं, और इसकी ग्रेविटी की वजह से, इसकी ग्रेविटी की वजह से ये सारे का सारा जो मटेरियल है जो बाहर की तरफ दिख रहा है, ये इसके अंदर कंडेंस हो रहा है. इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन के बाद अर्थ की फाइनल अर्थ की फॉर्मेशन होती है. और अर्थ की फॉर्मेशन जब होती है, जिस टाइम अर्थ की फॉर्मेशन होती है उस टाइम को हम बोलते हैं प्रीमिटिव अर्थ. उस टाइम की अर्थ को बोलते हैं प्रीमिटिव अर्थ. तो प्रीमिटिव अर्थ के अंदर क्या था, प्रीमिटिव अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर था उस टाइम अर्थ का, वो था मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. अर्थ का जो प्रीमिटिव टेम्परेचर था, या प्रीमिटिव अर्थ का हम टेम्परेचर बोल सकते हैं, वो था मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. और दूसरी बात, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, जिसको हम बोल सकते हैं प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर, उसके अंदर क्या था, प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर वो था रिड्यूसिंग टाइप. रिड्यूसिंग टाइप. उस टाइम अर्थ के ऊपर कोई लाइफ नहीं थी. नो लाइफ ऑन द अर्थ एट दैट टाइम. लाइफ नहीं थी. नो ऑक्सीजन, ना ही कोई ऑक्सीजन थी.
तो अब आगे क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था, रिड्यूसिंग टाइप की का एटमॉस्फेयर था उस टाइम अर्थ के ऊपर, और कोई लाइफ उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी, ना ही कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट होती थी अर्थ के ऊपर। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ, विद टाइम द टेम्परेचर ऑफ अर्थ स्लो डाउन, अर्थ का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। और जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ तो यहां पे एक जो गैसेज प्रेजेंट थी, इन गैसेज के अंदर H2 हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन और NH3, और क्या था, H2O वेपर्स, सारे के सारे थे ये वेपर फॉर्म के अंदर, ये सारे के सारे थे वेपर फॉर्म के अंदर। अब आप बोलोगे कि जब इतना टेम्परेचर था तो एटम्स जो थे वो कंबाइन कैसे हुए? एक्चुअल में ये पहले प्रेजेंट थे एटम्स की ही फॉर्म में, दे वर प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ एटम, बट एज स्लोली टेम्परेचर स्लो डाउन, the bond formation between atoms takes place and they form the molecules। और उन्होंने क्या बना लिया, they form the molecules, इन्होंने molecules बना लिया। तो ये सारे जो हैं they are the molecules of gases, ये सारे के सारे gases के molecules हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ अर्थ का, और जो वाटर वेपर था अर्थ के ऊपर, जो वाटर वेपर था उसके अंदर शुरू हो गया क्या, कंडेंसेशन, इसका कंडेंसेशन होना शुरू हो गया। और जैसे ही कंडेंसेशन होना शुरू हुआ, ये कंडेंस्ड वाटर जो है वो रेन की फॉर्म के अंदर अर्थ के ऊपर आया। As condensation of water molecules takes place, there was approximately millions years of rain. Millions of years of rain occurs on the primitive earth. अर्थ के ऊपर बहुत सालों तक क्या हुआ, बारिश होती रही। और ये वाले जो थे, ये जो रेन था, रेन का जब वाटर फ्लो कर रहा था, तो रेन का जब वाटर फ्लो कर रहा था तो वो अपने साथ में क्या कैरी कर रहा था, ये कैरी कर रहा था सोल्ट्स। ठीक है, ये कैरी कर रहा था सोल्ट्स। और सोल्ट्स कहां से लाया ये पानी? सोल्ट्स लाया जो रॉक्स बनी थी, जो चट्टाने थी, रॉक्स। ठीक है, जो भी रॉक्स थी, चाहे वो फॉस्फेट रॉक्स हो, चाहे वो सल्फेट रॉक्स हो, चाहे वो किसी क्लोराइड स्पेसिफिक रॉक्स हो, जैसे कि NaCl हो गया, किसी रॉक के अंदर NaCl ज्यादा है, KCl वगैरह ज्यादा है, या किसी के अंदर फॉस्फेट सोल्ट ज्यादा है, या किसी के अंदर सल्फेट सोल्ट ज्यादा है, वो सारे सोल्ट लेके ये रेन जो है वो लेक्स और रिवर के थ्रू कहां चली गई, समुद्र में। इट विल मूव टू द सी, इट मूव्स टू द सी। क्या हुआ एक्चुअली, वाटर वेपर कंडेंस्ड हुआ, कंडेंस होने के बाद रेन हुई, काफी मिलियंस ईयर तक ये रेन हुई। उसके बाद ये जो पानी था, जो रेन का पानी था, इसने रॉक्स, जो चट्टानें बनी थी अर्थ के ऊपर, वहां से सोल्ट लिया, सोल्ट को ले जाके कहां डाल दिया, सी के अंदर। और इस टाइम का जो सी था, जो इस टाइम जो समुद्र था, वो मोर सोल्टी था एज कंपेयर टू प्रेजेंट कंडीशंस। प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से इसके अंदर सोल्ट ज्यादा था उस टाइम पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब? अब अर्थ की बात कर लें। ठीक है, अर्थ की बात कर लें तो अर्थ के अंदर एक्चुअल में क्या था। हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
हम केवल अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें थी, जैसे कि हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स, और हम बात कर रहे हैं अर्थ की। अर्थ के अंदर हैवी मेटल्स थी जैसे कि आयरन, ठीक है। अर्थ के अंदर थी क्या, हैवी मेटल्स लाइक आयरन और निकेल, ये हैवी मेटल्स थी। और ये हैवी मेटल्स जो थी वो जाके चले गई इसके अंदर, बिल्कुल इसके सेंटर में। और किस टाइम चली गई, जिस टाइम कॉस्मिक क्लाउड्स जो थे वो रिवॉल्व कर रहे थे, उस टाइम सेंटर के अंदर चली गई ये निकल और आयरन। तो इसने बनाया क्या, इसने बनाया सॉलिड कोर ऑफ अर्थ। अर्थ का इसने क्या बनाया, अर्थ का इसने बनाया सॉलिड कोर। उसके बाद जो सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड लेयर है, इस लेयर को भी कोर ही बोलते हैं। दिस वन इज ऑल्सो कोर, बट ये किस फॉर्म में है, ये है मोल्टन फॉर्म के अंदर, ये पिघली हुई फॉर्म के अंदर है कोर। इससे जो नेक्स्ट लेयर है, इससे जो नेक्स्ट लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल। और मेंटल के अंदर क्या थे, जो सिलिकेट्स वगैरह थे वो सारे के सारे किसके अंदर थे, मेंटल के अंदर, ठीक है। सिलिकेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, वो सारे के सारे प्रेजेंट किसके अंदर थे, इस मेंटल के अंदर। और ये हो गया अर्थ का क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर। तो जो अपर मोस्ट लेयर थी उसके ऊपर प्रेजेंट थी रॉक्स, रॉक्स के अंदर थे सोल्ट्स, और सोल्ट्स जो है वो पानी जो वेपर की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में नीचे आया, वो पानी जो है वो सोल्ट को लेके आ गया सी के अंदर। और सी का जो कंडीशन था उस टाइम, वो आज के सेलाइन कंडीशन से ज्यादा सेलाइन था। इसका मतलब उसके अंदर उस टाइम साल्ट ज्यादा प्रेजेंट हुआ करता था। तो इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओरिजिन ऑफ अर्थ हो गया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो गया, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, बिग बैंग से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ ऐसा माना जाता है। उसके बाद फर्दर हमारा सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम बनने के बाद फॉर्मेशन हुई अर्थ की, और अर्थ की फॉर्मेशन तो हो गई लेकिन अर्थ के ऊपर कभी अभी लाइफ प्रेजेंट नहीं है। तो अगला टॉपिक हम चलते हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ के ऊपर। लाइफ का अर्थ के ऊपर ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ कैसे आई अर्थ के ऊपर, क्या लाइफ पहले थी भी या नहीं थी अर्थ के ऊपर, अगर थी तो कहां थी, और नहीं थी तो कैसे आई, यह क्वेश्चन बनता है। क्योंकि अर्थ की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद यह देखना है कि अर्थ के ऊपर लाइफ है या लाइफ नहीं है। तो अब हम यहां देखेंगे कि लाइफ है या नहीं है, तो लाइफ आई तो कैसे आई। तो प्रीमिटिव जो अर्थ थी, प्रीमिटिव अर्थ, जैसे कि हम बता चुके हैं कि प्रीमिटिव अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी। अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, अर्थ के ऊपर कोई ऑक्सीजन भी नहीं था। तो लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, कहां से आई, इस बात के ऊपर कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ फिलोसफर्स थे, कुछ बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने अलग अलग जो है वो विचार रखे हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम उनके विचारों की ही बात करते हैं। उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी,
थ्योरीज जिनको हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस। और किस बात के हाइपोथेसिस हैं ये हाइपोथेसिस हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के, कि लाइफ का कैसे ओरिजिनेट हुआ, लाइफ कहां ओरिजिनेट हुई, सबसे पहले लाइफ कहां ओरिजिनेट हुई। तो हाइपोथेसिस के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक थ्योरी आती है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। द फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर इस थ्योरी को माना जाए तो ये थ्योरी क्या कहती है कि ये थ्योरी बोलती है कि लाइफ जो है वो गॉड ने क्रिएट की है। लाइफ किसने क्रिएट की है? गॉड ने क्रिएट की है। अकॉर्डिंग टू हिंदूज लाइफ जो है वो गॉड ने क्रिएट की है। ये उनका पॉइंट है कि लाइफ जो है वो गॉड ने क्रिएट की है। और एक गॉड होता है जो होता है क्रिएटर, एक गॉड होता है डिस्ट्रॉयर, ठीक है, और एक होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो गॉड ने क्रिएट की है और एक ही दिन में क्रिएट कर दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ अभी जैसी है पहले भी वैसी ही थी, अचानक से क्रिएट हो गई। जो जैसा ऑर्गेनिज्म है वो पहले जिस टाइम क्रिएट हुआ उस टाइम भी वैसा ही था, और अभी जैसा है वो अभी भी वैसा ही है। तो ये थ्योरी ये बोलती है। एक दूसरा हाइपोथेसिस है इसी थ्योरी के अंदर, वो ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि गॉड ने अर्थ को बनाया है 7 दिन के अंदर, अलग अलग 7 दिन के अंदर, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 7 दिन के अंदर लाइफ को बनाया है। और वो बोलते हैं कि एडम और ईव जो थे वो पहले ह्यूमंस थे अर्थ के ऊपर। तो ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये एक रिलीजियस थ्योरी है। ये रिलीजियस थ्योरी है, इसको ये फिलोसफिक थ्योरी है। तो इसके पीछे जो कोई भी एक स्पेशल प्रूफ या स्पेशल एविडेंस नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं नो साइंटिफिक एविडेंस। हम बोल सकते हैं कि इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, नो साइंटिफिक एविडेंस। तो ये जो थ्योरी है इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इस थ्योरी को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को कंसीडर करने से मना कर दिया क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये तो रिलीजियस अप्रोच है कि वो बोल रहे हैं कि गॉड ने क्रिएट कर दिया। ये बोल रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अर्थ की फॉर्मेशन हुई, एडम और ईव जो थे वो फर्स्ट ह्यूमंस थे अर्थ के ऊपर। एक और थ्योरी है जिसको बोला जाता है एबायोजेनेसिस। दिस इज अनदर थ्योरी, और इसको क्या बोलते हैं? एबायोजेनेसिस, या हम बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो एबायोजेनेसिस की थ्योरी क्या है? इसके अंदर ये अकेले पर्टिकुलर एक किसी बायोलॉजिस्ट या किसी फिलोसफर की थ्योरी नहीं है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ए का मतलब होता है विदाउट, ए का मतलब क्या होता है? विदाउट। बायो का मतलब होता है लाइफ। अगर इसका लिटरल मीन समझे हम तो इसका मतलब होता है, ए का मतलब विदाउट, बायो का मतलब होता है लाइफ, और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन।
अगर हम अंडरस्टैंडिंग वे में चले तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि बिना किसी चीज के लाइफ की फॉर्मेशन हो जाती है, बिना किसी चीज के लाइफ की फॉर्मेशन हो जाती है। और वो कैसे इन लोगों ने प्रूव किया है उसके लिए देखते हैं। जैसे अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल थे, इन्होंने क्या बोला कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मॉर्निंग ड्यू से बनते हैं, सुबह जो घास के ऊपर ओस होती है उससे बनते हैं इंसेक्ट्स। ये बात इन्होंने बोली। और अदर बायोलॉजिस्ट थे, अदर दूसरों का कहना क्या था, कुछ लोगों ने बोला, कुछ ने क्या बोला कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में भी स्पेसिफिक क्या, स्नेक और क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स में भी स्नेक्स और क्रोकोडाइल, इन्होंने क्या बोला कि इनकी फॉर्मेशन कहां से होती है। इन ये बोलते हैं जब सैंड के ऊपर, सैंड नहीं, जब क्ले के ऊपर, जब क्ले के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो बोलते हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में स्नेक्स और क्रोकोडाइल प्लस फ्रॉग्स की फॉर्मेशन होती है। ये बोलते हैं ऐसा। फ्रॉग की, अरिस्टोटल ने बोला इंसेक्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, मॉर्निंग ड्यू से। रेप्टाइल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब क्ले के ऊपर, जब क्ले के ऊपर क्या गिरता है, सनलाइट्स, तो फॉर्मेशन चैप्टर वाइज वो जरा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये मेंस के लिए। The cold winter can rob your skin of moisture and glow, making it dry and dull. Vaseline Cocoa Glue with 100% pure cocoa, shea butter and इसको कौन कंट्रोल कर रहा है यार। आगे क्या बोला, आगे कुछ लोगों ने बोला कि जो बीटल्स होते हैं, बीटल्स की फॉर्मेशन होती है काउडंग से। बीटल्स की फॉर्मेशन किससे होती है, काउडंग से। और कुछ लोगों ने क्या बोला, कुछ लोगों ने तो रेसिपी दे दी किस चीज की, कि चूहे कैसे बनते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पुरानी शर्ट ली, दे टुक देयर ओल्ड शर्ट, ओल्ड डर्टी शर्ट, उन्होंने अपनी ओल्ड डर्टी शर्ट्स ली, प्लस हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स, और ग्रेन्स में क्या, वीट, और इन्होंने माइस प्रोड्यूस करके दिखा दिए, इन्होंने माइस प्रोड्यूस करके दिखा दिए। तो थ्योरी ऑफ एज बायोजेनेसिस जो है वो एक परफेक्ट थ्योरी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि लाइफ की फॉर्मेशन ऐसे ही हो जाती है कैसे भी, जैसे कि इन्होंने रेसिपी दे दी कि डर्टी शर्ट को लेके कुछ वीट के साथ डाल के छोड़ देंगे कुछ टाइम के बाद, तो उसमें से माइस की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्ले के अंदर से रेप्टाइल्स निकल आते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इंसेक्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इंसेक्ट्स की फॉर्मेशन होती है मॉर्निंग ड्यू से, और ये भाई साहब बोलते हैं कि बीटल की फॉर्मेशन काउडंग से होती है। तो ये जो है इस थ्योरी का कोई बेसिस नहीं है, जस्ट रैंडम थ्योरी है, ऐसे ही उस टाइम बोल दिया जाता था। तो दीज आर द हाइपोथेसिस, नॉट थ्योरी।
आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के अंदर। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस हो गई, एक हो गई थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, ये थ्योरी बोलती है कि लाइफ जो है, लाइफ जो है वो पहले से ही अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जिस फॉर्म के अंदर है उसी फॉर्म के अंदर पहले थी, और लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर निरंतर चलती आ रही है। तो इस थ्योरी को हम ज्यादा नहीं देखेंगे, इस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। एक थ्योरी और थी जिसको बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ थी वो आई कहां से? लाइफ केम फ्रॉम स्पेस। इन्होंने क्या बोला कि लाइफ जो है वो स्पेस से आई, और स्पेस से किस फॉर्म में आई? स्पेस के से आई या तो स्पोर की फॉर्म में और या फिर एम्ब्रियो की फॉर्म में, और अर्थ के ऊपर आ गई। इन्होंने बोला कि लाइफ जो है वो स्पेस से आई या तो स्पोर की फॉर्म में या एम्ब्रियो की फॉर्म में, और वो जो है वो अर्थ के ऊपर आ गई। और अर्थ के ऊपर उनको क्या मिला? अर्थ के ऊपर उनको मिला फर्टाइल सोइल। फर्टाइल तो नहीं बोल सकेंगे हम इसको, अगर प्रॉपर टर्म बोले तो उसको मिली एप्रोप्रिएट कंडीशन। एप्रोप्रिएट कंडीशन किस चीज के लिए? ताकि वो ग्रो कर सके। उस स्पोर को अर्थ के ऊपर एप्रोप्रिएट कंडीशन मिले ताकि वो ग्रो कर सके। वो अर्थ के ऊपर आई, उसने ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हम बात करें, अगर स्पेस से कोई चीज चल के आ रही है तो क्या वो सरवाइव करेगी? और अगर सरवाइव करेगी, चलो मान लिया कि उसने सरवाइव कर लिया, स्पेस से चल के आई स्पोर की फॉर्मेशन, स्पोर की फॉर्म में। स्पोर जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर की फॉर्मेशन स्पोर की फॉर्म में लाइफ जो है वो चल के आई, और चलने के आने के बाद उसने ग्रो कर लिया। लेकिन उससे पहले लाइफ कहां ओरिजिनेट हुई? अर्थ पे तो आ गई ना, अर्थ पे तो आ गई, यूनिवर्स से, स्पेस से आ गई। लेकिन जहां जिस स्पेस से आई, जिस प्लैनेट से आई, वहां पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, इस चीज का कोई अता पता नहीं है। लेकिन इस थ्योरी के सपोर्ट में एक कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेटियोरॉइड्स होते हैं। मेटियोरॉइड्स, जैसे कि मेटियोरॉइड्स होते हैं, उनके अंदर कुछ लाइफ लाइक एल्गी वो मिली है। वो मिली है जो स्पेस मटेरियल्स हैं, जो स्पेस से आए हैं, मेटियोराइट्स जैसे होते हैं, उनके अंदर लाइफ जो है वो ऑब्जर्व हुई है। तो स्पेस के अंदर लाइफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर स्पेस के अंदर लाइफ है तो किस प्लानेट पे है, वहां भी तो लाइफ की फॉर्मेशन हुई होगी। कोई ना कोई मेथड रहा होगा कि किस मेथड से लाइफ की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद एक जो थ्योरी आती है वो आती है ओपेरियन एंड हेल्डेन थ्योरी। ओपेरियन एंड हेल्डेन थ्योरी,
सो दिस इज द ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। इन दोनों ने, इसका नाम है AI ओपेरिन, इनका नाम है JBS हेल्डेन। इन दोनों ने अपने इंडिपेंडेंट व्यू दिए कि लाइफ की ओरिजिनेट कैसे हुई होगी। इन दोनों ने अपने इंडिपेंडेंट व्यू दिए, यहां पे मेंशन कर देते हैं, दे इंडिपेंडेंटली said that how the life may be originated। तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लाइफ अर्थ के ऊपर सबसे पहले क्या रहे होंगे, सबसे पहले रहे होंगे एटम्स। सबसे पहले क्या रहे होंगे, एटम्स रहे होंगे, और एटम्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा, उनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई होगी, और उन्होंने क्या बनाया होगा, उन्होंने बनाए होंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उन्होंने बनाए होंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स। और सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स, और सिंपल मॉलिक्यूल्स ने क्या बनाए होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स ने बनाए होंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने बनाए होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर लाइफ जनरेट हुई होगी कैसे ना कैसे। देयर मे बी एटम्स ड्यूरिंग द प्रिमिटिव अर्थ, they may have formed the simple molecules, and then simple molecules may be converted into the complex molecules. Complex molecules may have further formed the organic molecules, and the life might have been generated at that time। तो इस थ्योरी को बोला जाता है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। और इसके बाद, इस थ्योरी के बाद एक थ्योरी आई, और वो थ्योरी जो थी वो इन दोनों के कंक्लूजन था, उसको बोला गया केमिकल इवोल्यूशन। लेकिन इसमें कुछ बात और कर लेते हैं हम, जैसे कि लाइफ अर्थ के ऊपर जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, उन सब चीजों ने लाइफ को क्या किया, सपोर्ट किया। कंडीशन, कंडीशंस जो रही होंगी अर्थ के ऊपर, जैसे कि हम मेंशन कर चुके हैं पहले कि ऑक्सीजन नहीं, उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, लाइफ नहीं थी, और वो सब चीजें जो थी वो लाइफ के लिए फेवरेबल थी। वो सब चीजें लाइफ के लिए क्या थी, फेवरेबल थी, वो सारी की सारी चीजें। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये अपनी थ्योरी रखी कि एटम्स रहे होंगे, एटम्स ने मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और लाइफ जो है वो जनरेट हुई होगी। इसके बाद केमिकल थ्योरी। The next is chemical theory of evolution।
केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस जो है, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो ओपेरेन और हेल्डेन थ्योरी दोनों का एक मिक्सचर है, वो दोनों का मिक्सचर है। और उस थ्योरी को फर्दर सपोर्ट किया दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था मिलर एंड यूरे। तो उन्होंने क्या बताया था, मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट ने सपोर्ट किया था ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी को। इस थ्योरी के ऊपर जाने से पहले हम लोग मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया था जिससे ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी जो है उसको पॉजिटिव प्रूव किया। तो देख लेते हैं मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो वाटर फ्लास्क लिया, दिस वन नंबर 1, एक वाटर फ्लास्क लिया जिसके अंदर पानी था, उसके अंदर लगा दिया एक हीटर, नीचे एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया जो पानी को क्या कर रहा था, गर्म। हीटर क्यों लगाया इन्होंने, अभी बताएंगे हीटर क्यों लगाया। ये पूरे का पूरा जो सेटअप है, ये पूरे का पूरा एक ग्लास का सेटअप है। ये वाटर फ्लास्क है, यहां पे है गैस फ्लास्क, दिस वन इज द गैस फ्लास्क। और इस फ्लास्क के अंदर क्या भरी हुई है, इस फ्लास्क के अंदर गैसेज भरी हुई है, H2CH4 दैट इज मीथेन, NH3 अमोनिया, ये गैसेज प्रेजेंट है। साथ में क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है और इनका जो रेशियो है गैसेज का, H2 का, CH4 और NH3 का, ये जो रेशियो है ये है 1:2:2। इस रेशियो के अंदर इसने गैसेज को लिया और इस जगह पे क्या लगाया इन्होंने, कंडेंसर, दिस वन इज द कंडेंसर। और कंडेंसर का क्या होता है, कंडेंसर के अंदर एक साइड से ठंडा पानी आता है, वो चीजों को कंडेंस करता है। ठंडा पानी आएगा, वेपर होंगे तो वो सारे के सारे कंडेंस होके एक जगह गिरने शुरू हो जाएंगे। कंडेंसर लगाया, नीचे ये आउटलेट लगाया, ये कंट्रोलर है, अगर यहां से कुछ चीज निकालना है तो वो यहां से निकाल सके। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसके अंदर इन्होंने क्या लिया, एक तो लिया H2O फ्लास्क, ये सारे गैस के ग्लास के फ्लास्क थे, इसके अंदर पानी प्रेजेंट था, इसके अंदर एक गैस फ्लास्क लिया और साथ में क्या लिया, गैस फ्लास्क। गैस फ्लास्क के साथ में, इनके साथ में प्रेजेंट था, लगा हुआ था इसी के साथ एक कंडेंसर, ठीक है। और इस गैस फ्लास्क के अंदर जो गैसेज थी, मैं मेंशन कर चुका हूं ऑलरेडी कि ये वाली गैसेज थी, उसका रेशियो मेंशन कर चुका हूं। और यहां पे था एक जगह पे इलेक्ट्रोड्स, जो गैस फ्लास्क था उसके अंदर इलेक्ट्रोड सेटअप किए थे। तो ये वाला जो हमने बात कर ली है, डिजाइन तो बता दिया, लेकिन अब आगे बात करते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ। इसमें आगे हुआ कि यहां से हीट देना शुरू किया, ठीक है, यहां से हीट देना शुरू किया, पानी क्या हुआ, बॉयल होना शुरू हो गया। अब बॉयल होना शुरू हो गया, इधर से वेपर्स बन के जा रहा है, वो आगे की तरफ आ रहा है और यहां क्या आ गया, पानी, वाटर वेपर्स यहां पे आ गए। ये जो मैंने मेंशन किया है ये H2O वेपर्स, ये यहीं से ही आए हैं। और यहां पे इलेक्ट्रोड्स ऑलरेडी सेटअप किए गए हैं। इलेक्ट्रोड्स ने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स ने 75,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट दिया यहां पे। और इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद ये सारे के सारे जो वेपर्स प्लस गैसेज, ये सारे के सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। और नीचे की तरफ आने के बाद क्या है, यहां पे कंडेंसर लगा हुआ है, इधर से ठंडा पानी आ रहा है, उधर से वो गर्म होके जा रहा है। इसका मतलब वो यहाँ पे कुछ कंडेंस कर रहा है, कुछ चीज को वो कंडेंस कर रहा है। नीचे की तरफ आएगा वो सारा का सारा चीज, नीचे की तरफ आएगा, यहां सेटल होगा, उसके बाद यहां
इस जगह पे वो फिर से गर्म होके, तो ये साइकिल उन्होंने कंटिन्यू चला के रखी। और कितने दिन तक? उन्होंने 1 वीक तक ये साइकिल कंटिन्यू चलाई, मिलर एंड यूरे ने। मिलर वॉज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड यूरे वॉज हिज गाइड। दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अब ये एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म कर लिया, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, जब उन्होंने यहां से ये जो कोक लगा हुआ है, इस कोक को ओपन करके यहां से जब मटेरियल निकाला, मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि यहां से जो मटेरियल निकला, उस मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट था? उस मटेरियल के अंदर प्रेजेंट थे अमाइनो एसिड्स। उसके अंदर प्रेजेंट थे अमाइनो एसिड्स, उसके अंदर प्रेजेंट थे सिंपल शुगर्स, उसके अंदर प्रेजेंट थे ग्लिसरॉल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? उसके अंदर प्रेजेंट थे फैटी एसिड्स। ये सारी की सारी चीजें इस मटेरियल के अंदर क्या थी? प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये वाला जो है, यहां से अमीनो एसिड्स मिल गए, शुगर्स मिल गई, ग्लिसरॉल्स मिल गए, फैटी एसिड्स मिल गए। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा हेल्डेन और यूरे की थ्योरी। क्योंकि हेल्डेन और यूरे ने क्या बोला? सॉरी, हेल्डेन यूरे नहीं, ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन हेल्डेन ने क्या बोला कि सिंपल एटम्स जो हैं वो कंबाइन होके क्या बनते हैं? सिंपल एटम्स कंबाइन होके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और फाइनली लाइफ। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला? क्या अमाइनो एसिड्स मिले, सिंपल शुगर्स मिली, ग्लिसरॉल्स मिले, फैटी एसिड्स मिली। So next is chemical theory of evolution. Chemical theory of evolution. तो केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, इट कैरीज 4 पॉइंट्स। केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैरीज 4 पॉइंट। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, formation of inorganic molecules, formation of inorganic molecules. And second point is spontaneous formation of simple organic molecule, spontaneous formation of सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नंबर 3 है स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और लास्ट जो है नंबर 4, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो ये 4 पॉइंट है केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। चलो इस पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि अर्थ के ऊपर जो है, प्रीमिटिव अर्थ के ऊपर सिंपल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई होगी। कैसे? क्योंकि
जैसे अर्थ जो है वो कूल डाउन हुई होगी, यहां पे मैं लिख देता हूं, अर्थ जो है उसका टेम्परेचर जैसे ही डाउन हुआ होगा, जो एटम्स थे वो कंबाइन होके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन्होंने बना लिया होगा. एटम्स might have forms molecules, and which molecules? Inorganic molecules. This one is the first point of chemical theory of evolution. Next is spontaneous formation of simple organic molecule. Spontaneous का मतलब कि कोई चीज किसी चीज का अपने आप बन जाना. Spontaneous formation of simple organic molecule, ये वाला जो पॉइंट था ये प्रूव कर दिया किसने? लास्ट जो हमने पढ़ा था अभी, मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन्होंने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसे कि हमने बताया कुछ गैसेस ली थी, वाटर वेपर्स लिए थे, उनको इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया था, साथ में पानी जो था वो बॉईल कर रहा था उस टाइम, क्योंकि वाटर को वेपर्स बनाने थे. और उनको वहां से क्या मिला? उनको वहां से मिले थे अमाइनो एसिड्स. उनको वहां से क्या मिले थे? अमाइनो एसिड्स मिले थे, प्लस शुगर्स मिली थी, और क्या मिले थे? और इनको मिले थे फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स. और क्या मिले थे? ग्लिसरोल्स. तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनको यहां से मिले थे. ये वाला पार्ट जो है आज का जो लेक्चर है वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट है कि क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा. तो आप सिर्फ अच्छे से इसको सुने, अच्छे से समझे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. तो ये वाला जो पार्ट था स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसके लिए एनर्जी कहां से आई होगी? एनर्जी उस टाइम जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसके ऊपर लाइटनिंग होती थी, वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, अर्थ का खुद का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता था कि वो एनर्जी वहां से उसको मिल जाती थी. तो एनर्जी का सोर्स क्या रहा होगा? एनर्जी का सोर्स रहा होगा लाइटनिंग प्लस वोल्केनिक इरप्शंस प्लस सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज प्लस गामा रेज. दे शुड बी द सोर्स ऑफ एनर्जी at that time. Next is the spontaneous formation of complex organic molecules. ये वाला जो है spontaneous formation of complex organic molecule, इस पॉइंट को स्पोर्ट किया था सिडनी फोक्स ने. इट वाज स्पोर्टेड बाय SYDNEY, सिडनी फोक्स. इस पॉइंट को इन्होंने स्पोर्ट किया था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो है वो अपने आप फॉर्मेशन हो गया. किससे? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से. तो सिडनी फोक्स ने क्या किया? इन्होंने कुछ अमाइनो एसिड्स लिए. इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या लिया? अमाइनो एसिड्स. ठीक है, इन्होंने क्या लिए? अमाइनो एसिड्स. और अमाइनो एसिड्स को इन्होंने क्या किया? इनको ये हीट करते रहे. कितने पे? 160 से लेके लगभग 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये अमाइनो एसिड्स को हीट करते रहे. और हीट करने के बाद इनको प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर मिले. दे फाउंड प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इनको प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर मिले. तो यहां क्या हुआ? यहां पे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और प्रोटीन्स जो है ये बनी है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. साथ में एक चीज और की थी इन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स को लिया था. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को लेके इन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कुछ समय के लिए इन्होंने इसको हीट किया. और हीट करने के बाद इनको न्यूक्लिक
इनको क्या मिला, न्यूक्लिक एसिड मिला। तो ये सिंपल फॉर्म से कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किया क्या, कुछ नहीं किया, सिर्फ हीट किया। यहां पे भी हीट किया इन्होंने, यहां पे भी हीट किया, कुछ घंटे के लिए यहां हीट किया और सेवरल आवर्स, काफी ज्यादा घंटे के लिए यहां पे हीट किया। तो ये वाली जो कंडीशंस थी ये लाइफ की फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस थी। और इन्होंने, सिडनी फोक्स ने ये कंफर्म किया कि सिंपल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो सिंपल क्या होते हैं, जैसे मान के चलो हम आगे बात करें तो सिंपल जैसे शुगर्स, ठीक है, शुगर से क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात करें स्टार्च, शुगर से क्या बन गए, लाइक स्टार्च, ठीक है। अमाइनो एसिड से क्या बन गए, अमाइनो एसिड से बन गए प्रोटीन्स। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल आपस में मिक्स हो गए, क्या बन गए, फैट बन गए, ठीक है। और इसी तरह से न्यूक्लियोसाइड बने, न्यूक्लियोटाइड बने होंगे, और क्या बना होगा, और बना होगा न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और द आरएनए। तो इस थ्योरी के 3 पॉइंट हो गए। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। इस पॉइंट का इंतजार कर रहे थे हम बहुत देर से कि ये वाला कब आएगा, क्योंकि ये जब एग्रीगेट बनेगा तभी एक सेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, सेल लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद उसी के अंदर लाइफ की फॉर्मेशन होगी। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ इसके लिए पढ़ रहे थे कि पहली लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, थ्योरी जो थी, अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने क्या क्या बोला इवोल्यूशन के लिए, कि इवोल्यूशन या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरीज थी उन्होंने क्या क्या थ्योरियां दी है, और थ्योरी के स्पोर्ट में क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। तो ये सारा अभी तक हमने इसमें कवर किया है। तो अगला जो ये वाला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, इसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये यहां पे मेजर रोल प्ले कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। अभी पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। मैं यहां पे पॉइंट्स मेंशन कर दे रहा हूं, कुछ पॉइंट्स, जैसे कि उस टाइम का अर्थ का जो टेम्परेचर, अर्थ का जो प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, वो था रिड्यूसिंग, ठीक है। उस टाइम क्या था, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, रेन हुई थी मिलियंस ऑफ ईयर तक, जिसकी वजह से क्या बने थे, सीज बने थे, समुद्र बने थे बहुत सारे। उस टाइम का टेम्परेचर जो था वो थोड़ा सा ज्यादा था आज के टेम्परेचर से। और अभी तक हम ये देख चुके हैं कि एटम्स से क्या बने, एटम्स से बने मॉलिक्यूल्स, एटम्स ने क्या बनाए, एटम्स ने बनाए मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स ने क्या बनाए, इनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने बनाए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ने बनाए क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये वाले पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक जो है वो अभी तक हम देख चुके हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें यहां पे हुई है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स क्या है, समुद्र था, सबसे पहली जो लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी वो सी के अंदर हुई होगी। क्यों, क्योंकि रेन वाटर, रेन का जो वाटर था वो क्या ला रहा था, वो सॉल्ट ला रहा था, ठीक है।
वो सोल्ट ला रहा था समुद्र के अंदर और वहीं पे ही फॉर्मेशन हो रही थी किसकी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो अब ये एग्रीगेट क्या है, तो एग्रीगेट के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स, ठीक है क्या, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहे होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो रहे होंगे वो आपस में क्या हो गए होंगे, एग्रीगेट, ठीक है, वापस में क्या हो गए होंगे, एग्रीगेट। सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे आपस में क्या आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, सारे के सारे एक दूसरे के पास आ गए। अब मान लो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनके ऊपर कुछ चार्ज भी होगा, ये पोलर भी हो सकते हैं या इनके ऊपर चार्ज भी हो सकता है। तो इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया किसको, इसको, वाटर को। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एक बाउंड्री सी बना के, सपोज करो ये मैंने बाउंड्री बना दी, ये एक्चुअल में बाउंड्री नहीं है, ये सारा एग्रीगेशन है किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये एग्रीगेशन है, सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं। लेकिन ये वाला जो ये डॉटेड लाइन में दिखाया है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास में आ गया। तो ये जो एग्रीगेट है, ये वाला जो एग्रीगेट है इसको बोला गया कोसर्वेट्स, ठीक है, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कोसर्वेट्स, और इसको क्या बोला गया, माइक्रोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर। कोसर्वेट किसने बोला, कोसर्वेट जो था, माइक्रोस्फीयर जो बोला था वो सिडनी फोक्स ने बोला था, और कोसर्वेट जो बोला था वो ओपेरिन, ओपेरिन ने बोला था इसको कोसर्वेट, ठीक है, ओपेरिन ने इनको कोसर्वेट्स बोला, और माइक्रोस्फीयर किसने बोला था, सिडनी फोक्स ने। यहां पे क्या हुआ होगा, या तो ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे, अब मान के चलो ये वाले जो है ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और वो भी कॉम्प्लेक्स। तो अब मैं इसको छोटा करके डिनोट कर रहा हूं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने क्या किया होगा, एक दूसरे बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो ग्रुप थे उनको भी अट्रैक्ट करके इस तरह से चारों तरफ एक वाटर की जो है वो लेयर आ गई होगी। इस वक्त क्यों आ गई होगी, क्योंकि इनके पास चार्ज है, वाटर अट्रैक्ट हो जाएगा पोलर इसकी तरफ, चार्ज पार्टिकल्स की तरफ, तो ये बना दिया होगा। ये जस्ट हाइपोथेसिस चल रही है अभी तक, ये बना दिया होगा। कोसर्वेट्स हो गया, माइक्रोस्फीयर की टर्म आ गई है, ये सारा बना दिया गया होगा। अब इसके अंदर क्या रहा होगा, सपोज करो ये भी सारे मिलके इन्होंने एक ये स्फीयर बना दिया, और स्फीयर बनने के बाद क्या हुआ, ये एक स्टेप था, दिस वन वाज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस वन इज द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इस तरह के दो चार मिले, प्लस इसको मैं ऐड कर दूं 2 या 3, ठीक है, इसके जैसे 2-3 और इसके अंदर ऐड हो गए, तो ये बन गया। तो इसने क्या किया, इसने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया, ठीक है, इसने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा आपस में, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आएंगे होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनका आपस में क्या हुआ होगा, इंटरेक्शन हुआ होगा, इनके अंदर आपस में केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी। और उस टाइम क्या था, केमिकल रिएक्शन के लिए जो क्ले था, ClAY, क्ले बोलो या फिर क्या बोलो, मड बोलो, इसने काम किया होगा एज ए कैटालिस्ट, ठीक है, इसने काम किया होगा एज ए कैटालिस्ट। तो क्ले और मड ने कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनको ज्यादा सपोर्ट किया होगा, कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनको कम सपोर्ट किया होगा। तो वो रिएक्शन जिनको क्ले और मड ने ज्यादा सपोर्ट किया था, वो एक तरह से एक सिलेक्शन था कि क्ले और मड ने कुछ
केमिकल रिएक्शंस को ज्यादा सपोर्ट किया वो उनके लिए एक सिलेक्शन था, वो सबसे पहला सिलेक्शन था रिएक्शंस का। उसके बाद यहां पे क्या होगा, जैसे मैं कुछ जगह पे कोसर्वेट्स बोल सकता हूं, कुछ जगह पे माइक्रोस्फीयर बोल सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पे कुछ माइक्रोस्फीयर बने तो कुछ माइक्रोस्फीयर ऐसे होंगे जिनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा कि जिसकी वजह से वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा रहे होंगे जल्दी, फास्ट, एज कंपेयर टू अदर माइक्रोस्फीयर। तो वो जो है उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, वो अपना नंबर बढ़ा लेंगे। ठीक है, नंबर कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे किसी चीज का साइज बढ़ता है, जैसे इसकी बात करें हम, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब इसका साइज बढ़ना शुरू होगा तो इसके ये है जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे, कुछ इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे कॉम्प्लेक्स, कुछ इधर चले गए और कुछ इधर चले गए। तो ये क्या करना शुरू कर देगा, ये डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन किसका, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन होगा तो इनका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इसको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड करना शुरू कर देगा क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का जो रेट है फास्ट है एज कंपेयर टू अदर माइक्रोस्फीयर्स। तो ये जो है ये एक दूसरे लेवल पे सिलेक्शन है जो किस बेसिस पे हो रहा है कि इसकी रिप्रोडक्शन, इसको हम टर्म नहीं दे सकते क्योंकि डिवाइड कर रहा है, जस्ट डिवाइड कर रहा है, इसकी डिवाइड होने की स्पीड पे और इसकी एब्जॉर्ब करने की स्पीड के ऊपर, ताकि ये ज्यादा स्पीड से या मोर फ्रीक्वेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, उसको बेसिस पे हम इसको ये बोल सकते हैं कि नेचर ने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट हो गया, अपना नंबर ये बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अब ये तो हो गया, लेकिन इसमें लाइफ कहां है, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन ये नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये लाइफ की जो सारी की सारी जो कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है। लेकिन कुछ पॉइंट के ऊपर क्या हुआ होगा, कुछ पॉइंट के ऊपर इसके अंदर, इसी की बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट के ऊपर इसके अंदर ब्रेकडाउन एंड बिल्डिंग अप शुरू हो गया होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन एंड बिल्डिंग अप। तो ब्रेकडाउन, कुछ चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो इससे इसको मिल रही होगी एनर्जी, और इस एनर्जी का यूटिलाइज कहां हो रहा होगा, बिल्डिंग अप प्रोसेस में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सबसे पहले प्रोटीन आया या न्यूक्लिक एसिड आया, इसमें प्रोटीन था या न्यूक्लिक एसिड था। तो कुछ हाइपोथेसिस और भी हैं जिसको बोलते हैं प्रोटीन हाइपोथेसिस। उसके अंदर ये बोलते हैं कि सबसे पहले आया था प्रोटीन, और एक दूसरी हाइपोथेसिस है वो बोलती है कि सबसे पहले आया था जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, उसको बोलते हैं नेकेड डीएनए हाइपोथेसिस उसको बोल सकते हैं, नेकेड जेनेटिक मटेरियल हाइपोथेसिस हम उसको बोल सकते हैं। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और वो फाइनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो वो जो है वो कंट्रोल को ओवरटेक कर लेगा जेनेटिक मटेरियल। तो कॉन्सर्वेट्स की बात हो गई, कॉन्सर्वेट्स या माइक्रोस्फीयर्स, डिवीजन इनका होना शुरू हो गया है। लेकिन किसी टाइम पॉइंट पे क्या हुआ होगा, जो ये कॉन्सर्वेट्स हैं, ठीक है, किसी टाइम पॉइंट पे क्या हुआ होगा कि ये कॉन्सर्वेट्स के अंदर पूरा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया होगा। मेटाबॉलिज्म जस्ट इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी लेना शुरू कर दिया उसने, उसके अंदर ब्रेकडाउन और बिल्डअप रिएक्शन स्टार्ट हो गई होंगी, एटीपी बन रहा था, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां से उसने एनर्जी लेना स्टार्ट कर दिया, और इसके अंदर जो था, सपोज करो ये था, यहां क्या है, क्योंकि फैटी एसिड्स बन गए थे,
समझो ध्यान से। लास्ट में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्लिसरॉल्स प्लस फैटी एसिड्स मिलके बनाते हैं फैट। तो इस टाइम पॉइंट पे यहां पे क्या हो गया होगा, इसके अंदर मेम्ब्रेन डेवलप हुई होगी, ठीक है, क्योंकि फैट जो है माइसेलीज की फॉर्मेशन करता है। माइसेलीज के अंदर कैविटीज होते हैं, कैविटीज के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हम पीछे बात करते आए हैं वो है इसके अंदर, ये आ गया, ठीक। और जब इसके अंदर जब इसके अंदर फर्स्ट टाइम जेनेटिक कंट्रोल आया, जेनेटिक कंट्रोल जब इसके अंदर फर्स्ट टाइम आया तो इसको बोला गया प्रोटोसेल, फर्स्ट सेल्स, इसको बोला गया प्रोटोसेल्स। अभी तक हम इसी चीज का वेट कर रहे थे कि कब इसके अंदर जेनेटिक कंट्रोल आएगा, सबसे पहली सेल्स की फॉर्मेशन कब होगी। तो सिंपली सा क्या हुआ, अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो समराइज में ये है कि एटम्स थे, एटम से बने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल्स के बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट हुए, एग्रीगेट होने के बाद क्या हुआ कि उसके चारों तरफ इनिशियल स्टेजेस के अंदर वाटर की एक लेयर प्रेजेंट होती थी। वाटर की लेयर क्यों प्रेजेंट होती थी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते थे, वाटर को अट्रैक्ट करते थे। फ्रीक्वेंटली के बाद में क्या हुआ, टाइम के साथ साथ फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन हुई। तो एक लेयर जो थी, जैसे माइसेली बनती है फैटी एसिड से, फैट से जो माइसेली बनती है उसके अंदर कैविटी होती है, और उस कैविटी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। जेनेटिक कंट्रोल आया इसके अंदर, मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ, एनर्जी का यूज होना शुरू हुआ, और फाइनली सबसे पहले सेल्स की फॉर्मेशन हुई, जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया प्रोटोसेल्स। यहां तक क्लियर है। तो यहां पे हो गया लाइफ की फॉर्मेशन, और प्रोटोसेल्स जो बनी, सबसे पहले जो प्रोटोसेल्स बनी, मान के चलो कि ये एक सेल्स थी, जो प्रोटोसेल्स थी, इससे 3 लीनिएज निकल के आए, ठीक है, इससे 3 लीनिएज निकल के आए। एक लीनिएज क्या है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड थर्ड इज यूकैरियोट्स। Archaebacteria, eubacteria and eukaryotes. You are very well known about all these 3 terms. What are the archaebacteria, eubacteria and eukaryotes? Eukaryotes are the true cells, true unicellular cells. उसके बाद क्या है, यूकैरियोट्स जो थे, ये मान लो यहां पे यूकैरियोट्स जो थे, यूकैरियोट्स के बाद आई होगी मल्टी सेलुलैरिटी, ठीक है। एक कुछ सेल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हुई होंगी और उन्होंने फॉर्मेशन किया होगा मल्टी सेलुलैरिटी का। तो अभी तक जो था ये सब हाइपोथेसिस के बेसिस पे था, और जो मेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे, जैसे मिलर और यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो जो है वो इस चीज का एविडेंस है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, केमिकल इवोल्यूशन जो था वो इसी वे के अंदर हुआ होगा, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ, इस तरह से इवोल्यूशन हुआ होगा। तो सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ की फॉर्मेशन हो गई, मल्टीसेल्युलरिटी हो गई। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन चैप्टर। इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन,
और दूसरा टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जीन्स वगैरह डिस्कस करेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी, आरडी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये सारा डिस्कशन करेंगे हम। यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं और यहां से भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो ये वाला जो पार्ट था, जो आज का पार्ट था, इट वाज ए स्टोरी लाइक पार्ट कि कैसे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई, कैसे अर्थ की फॉर्मेशन हुई, अर्थ के ऊपर सबसे पहली लाइफ कैसे आई होगी। तो ये सारा जो था ये एक स्टोरी टाइप पार्ट था। ये आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ की फॉर्मेशन कैसे हुई। ये सारा पार्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो बने रहिए साथ में आप लोग। इसी के साथ कि प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिवेटेड, साथ में जुड़े रहिए और मोटिवेटेड रहिए, और जो आ रहा है उसको साथ साथ पढ़ते रहिए। देखो कुछ थ्योरीज ऐसी थी जो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो ए बायोजेनेसिस के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है REDI, फ्रांसिस्को रेडिज। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको बोलते हैं रेडिज एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? रेडिज एक्सपेरिमेंट। सेकंड था सेप्लेन जेनी एक्सपेरिमेंट, और तीसरा था पास्चर एक्सपेरिमेंट। पास्चर एक्सपेरिमेंट। बस समझो इसको क्या है कि इन्होंने क्या किया। देखते जाओ इन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले बात करते हैं रेड्डी की। इन्होंने क्या किया? नंबर 1, इन्होंने लिए 3 जार, ठीक है, 3 जार लिए, उसके अंदर रख दिया मीट, और इन्होंने इसको कवर कर दिया किससे? पेपर से, ठीक है। ये क्या है? दिस वन इज मीट और द फिश, इसको पेपर से कवर कर दिया। दिस वन इज पेपर, पेपर से कवर कर दिया। एक जार और लिया इन्होंने, एक जार और लिया, और इस जार के अंदर भी क्या रखा? फिश और मीट। लेकिन इस जार के ऊपर इन्होंने क्या रखा? इस जार के ऊपर इन्होंने लगा दिया गेज। गेज का मतलब जाली। इसके ऊपर इन्होंने क्या लगा दी? फाइन गेज। और है क्या? ये भी मीट। एक और जार लिया इन्होंने, और इसके अंदर भी क्या रख दिया? इसके अंदर भी मीट रख दिया, और इसको कर दिया ओपन, ठीक है। इसको ओपन कर दिया, इसके अंदर गेज लगा दी, और इसको कवर कर दिया किससे? इसको कवर कर दिया पेपर से। पेपर से कवर कर दिया, गेज लगा दी, उसको ओपन छोड़ दिया। 3 जार लिए, और सभी के अंदर क्या है? मीट है। सारे के सारे क्या होंगे? सड़ना शुरू होंगे, इसमें रोटनिंग स्टार्ट होगी। तो इसने कुछ दिन बाद देखा, कुछ टाइम बाद देखा कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो मक्खियां जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसके अंदर भी मक्खियां हैं, डेवलप होना शुरू हो गई। लेकिन इसने क्या देखा कि इसके अंदर जो मक्खियां हैं वो डेवलप होना शुरू नहीं हुई है, वो जस्ट बाहर हैं, फ्लाइज। दीज आर द फ्लाइज। इन्होंने क्या देखा कि इसके ऊपर मक्खियां दोनों के ऊपर डेवलप हुई हैं, लेकिन ओपन वाले के अंदर मक्खियां हैं, लेकिन जिसके ऊपर गेज लगाई है उसके ऊपर केवल बाहर मक्खी है। और पेपर वाले के अंदर क्या है? पेपर वाले के अंदर जो है वो कोई फ्लाई डेवलप नहीं हुई, मक्खियां जो थी वो केवल और केवल बाहर भटक रही थी, ठीक है। ये दीज आर द फ्लाइज। इसके अंदर नो फ्लाइज, इसके अंदर मक्खियां हैं, तो ये डेवलप होगी मीट के सड़ने से। तो मीट के सड़ने से क्या मक्खियां डेवलप होती हैं? नहीं।
इसने इसके लिए क्या बोला, इसने बोला कि अगर हमने इसको ओपन छोड़ा है, अगर हमने इस जार को ओपन छोड़ा है तो इसके अंदर फ्लाई आई होगी, उसने अपने अंडे ले किए होंगे, दे शुड हैव ले द एग्स एंड द एग्स विल हैच इनटू द लार्वा एंड मैच्योर इनटू द फ्लाइज। उसने ऐसा बोला कि इसमें ऐसा हुआ होगा। इसके अंदर मक्खी आई, अंदर नहीं घुसने पाई, नो एग लेइंग, ठीक है, नो एग लेइंग एंड नो फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइज, और इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं जा पाई, केवल और केवल सिर्फ मीट डिग्रेड हुआ होगा, बैक्टीरिया आए होंगे, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये चीज प्रूव करता है कि जो लाइफ होती है वो ऐसे ही अपने आप नहीं ओरिजिनेट होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ लाइफ चाहिए होती है, या तो एग, इस केस के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर है वो मक्खी के एग। सेप्लेन जेनी ने क्या किया, सेकंड पे आते हैं, मैं इसी में ही मेंशन करता जाता हूं सेकंड पार्ट में। सेकंड, सेप्लेन जेनी ने क्या किया, एक ये लिया ग्लास फ्लास्क, ठीक है, ग्लास का फ्लास्क लिया, इसके अंदर इन्होंने ब्रोथ डाला, ठीक है, इसको क्या किया, बॉईल किया, ब्रोथ डाल के बॉईल किया, और बॉईल करते ही जस्ट इसको कवर करके रख दिया, ही कवर इट, कवर इमीडिएटली कवर इट आफ्टर बॉईल एंड ही सो देयर वाज नो लाइफ, इसके अंदर कोई लाइफ नहीं प्रोड्यूस हुई, ठीक है। फ्लास्क लिया, फ्लास्क को अंदर ब्रोथ डाला, जैसे कि मीट का ब्रोथ या फिश का ब्रोथ उसके अंदर डाला, उसको बॉईल किया, इमीडिएटली उसको कवर कर दिया, कवर करने के बाद उसने देखा कि इसके अंदर कोई लाइफ की फॉर्मेशन नहीं हुई। उसने क्या कंक्लूजन दिया, उसने कंक्लूजन दिया कि बॉईल करने की वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे डेड कर गए, वो सब डेड हो गए, और जस्ट इमीडिएटली क्लोज करने के बाद जो है वो सारे, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी नहीं आया जिसकी वजह से इसमें कुछ ग्रोथ आई हो। पाश्चर ने क्या किया, लुईस पाश्चर ने, इन्होंने एक फ्लास्क को डिजाइन किया, इन्होंने क्या किया, एक ग्लास का फ्लास्क लिया ऐसे, एक ग्लास का फ्लास्क लिया इन्होंने, और इसकी नेक को इन्होंने बिल्कुल एस शेप की फॉर्मेशन में, एस शेप की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। फ्लास्क लिया और फ्लास्क की जो नेक है उसको एस शेप के अंदर ढाल दिया, इसके अंदर इन्होंने डाला यहां रखा इन्होंने सोर्स ऑफ हीट, हीट का सोर्स रखा, इसको हीट दिया, और इसके अंदर क्या डाला इन्होंने, सूखे घास फूस डाल दिया, सूखा घास फूस डाल दिया, इसको बोलते हैं हे इन्फ्यूजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हे इन्फ्यूजन, मतलब कुछ या तो ड्राइड प्लांट मटेरियल या फिर लिविंग प्लांट मटेरियल डाल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करते हैं, उसको बोलते हैं हे इन्फ्यूजन। तो इन्होंने इसको हीट दिया, हीट देने की वजह से क्या होगा, वेपर्स बने होंगे, वेपर्स बने होंगे, तो वो सारे वेपर्स इधर से आए होंगे, इधर से आने के बाद वो ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है। इन्होंने इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इन्होंने इसको बॉईल करना बंद कर दिया, ठीक है, तो वेपर्स जो आए वो यहां पे सारे के सारे सेटल डाउन हो गए वाटर की फॉर्म में। तो कुछ दिन बाद इन्होंने क्या देखा, कुछ दिन बाद देखा इन्होंने कि इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई, इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं देखी इन्होंने, इन्होंने जो ग्रोथ देखी वो सिर्फ यहां पे देखी, ग्रोथ किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ देखी वो केवल यहां पे देखी। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब हम लोग इसको हीट दे रहे थे, इसके अंदर स्टीम की फॉर्मेशन हो रही थी,
तो जो स्टीम इस एरिया के अंदर थी, इस वाले एरिया के अंदर, वो स्टीम कंडेंस होके इस जगह पे आ गई और यहां पे क्या बन गया, यहां पे वाटर आ गया। और वाटर जो है, ये वाला जो वाटर है, ये एक्ट कर रहा है किसके जैसे, इट इज एक्टिंग लाइक फिल्टर। ठीक है, ये फिल्टर के जैसे काम कर रहा है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डस्ट आएंगे वो सारे यहां पे सेटल डाउन कर जाएंगे। क्या, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट आएगा वो सब यहां पे सेटल कर जाएगा। तो यहां क्या है, यहां पे है माइक्रोब्स और डस्ट, जितनी भी थी वो सारी की सारी यहां पे सेटल कर गई। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है, ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है वो डिस्प्रूव हो जाती है, क्योंकि यहां से कोई भी लाइफ की फॉर्मेशन अपने आप नहीं होती है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि लाइफ, देयर इज ए बायोजेनेसिस। ठीक है, देयर इज ए बायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस की थ्योरी हमने लास्ट में पढ़ी थी, और ये जो है दे आर अगेंस्ट द थ्योरी, अगेंस्ट द थ्योरी। These are the evidences against the theory, and they said there is always a biogenesis, और biogenesis का मतलब होता है omni vivum ex vivo। ओमनी वीवम एक्स वीवो। ओमनी का मतलब होता है एवरी, वीवम का मतलब होता है लाइफ, एक्स मतलब पुरानी, वीवो का मतलब लाइफ। कि जितनी भी लाइफ होती है, जितनी भी लाइफ होती है, एवरी लाइफ अराइज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लाइफ। दिस इज द ओमनी वीवम एक्स वीवो, दिस इज ऑल्सो नोन एज बायोजेनेसिस। ओके।